परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कुछ कक्षा विलंब हो गई है वीडियो के कारण। यहाँ कैमरा काम नहीं कर रही थी, उसी कारण से कक्षा विलंब हो गई है। और कल भी कक्षा आधे में छूट गया, करंट चली गई, इसी कारण से। तो आज सामान्य कुछ आधे घंटा कुछ विषय चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अपना मुख्य जो प्रसंग है उसमें चलते हैं। पिछले कक्षा में हम लोग अक्षांश के बारे में समझ लिए थे। अक्षांश से हम लोगों को कौन सा साधन करना है, जैसे कि प्राय लगभग हम लोग जानते हैं जब अक्षांश का ज्ञान हो जाता है उस अक्षांश से ही पलभा का ज्ञान होता है। अक्षांश के द्वारा किसका ज्ञान होता है ना, पलभा का ज्ञान होता है। पलभा किसको कहते हैं हम अक्षांश के द्वारा? पलभा। पलभा किसको कहते हैं ना, सायन वेशादो सायन तुलादो मध्याह्न काले द्वादशांगुल शंकुच्छाया पलभा, यह एक संस्कृत परिभाषा है। क्या इसका अर्थ है ना, जब मध्याह्न काल में, किस दिन ना, जब सायन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा अथवा तुला राशि में प्रवेश करेगा। मेष राशि में प्रवेश किस दिन करेगा ना, 21 मार्च 23 सितंबर के दिन, जिस दिन दिन रात्रि बराबर होती है उस दिन सायन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा। और 21 मार्च को 23 सितंबर को उस दिन दिन रात्रि बराबर होने के कारण विषुवत रेखा के ऊपर सूर्य के भ्रमण होने के कारण, वह एक परिकल्पना चिंतन है, विषुवत वृत्त के ऊपर सूर्य का भ्रमण है। उस दिन मध्याह्न काल में हम लोग एक 12 अंगुल का बाड़ी ले जाते हैं, छड़ी ले जाते हैं, एक दंड को अपने भूमि के ऊपर, समतल भूमि के ऊपर रख देते हैं। उस छड़ी का जो छाया है, मध्याह्न काल के जो छाया है, उसी को ही पलभा कहते हैं। परंतु हर वर्ष इस प्रकार की पलभा हम अपने देश का, अपने स्थान का ज्ञान कर सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। पलभा ज्ञान करने के लिए यह एक विधि है। सायन मेषादो सायन तुलादो, सायन मेष के आरंभ में अर्थात मेष सायन मेष संक्रांति के दिन 21 मार्च और सायन तुला संक्रांति के दिन 23 सितंबर, उस दिन क्या होगा, मध्याह्न काल के जो 12 अंगुल के छाई है उसको हम लोग पलभा कहेंगे। यदि पलभा हम लोग ज्ञान नहीं कर सकते हैं तभी अक्षांश से भी पलभा हम लोग निकाल सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर के द्वारा। आप लोगों को यहाँ एक त्रैराशिक अनुपात समझना पड़ेगा। क्या है कि थोड़ा सा खगोलीय ज्ञान हम लोगों को होने से हम लग्न स्पष्ट क्या है, क्यों लग्न साधन करना पड़ता है, उस संदर्भ को समझ सकते हैं। क्या है ना, एक अक्षज्या, लंबज्या एवं त्रिज्या एक अक्षक्षेत्र होता है। अक्षक्षेत्र मतलब समकोणीय त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है और बाकी दोनों कोण मिलके ही 90 डिग्री होता है। एक कोण क्या होता है ना, 90 अंश है और बाकी दोनों कोण मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाकी भी 90 हो जाएगा। मतलब संपूर्ण त्रिभुज का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश का हो जाएगा। लगभग किसी किसी को इसके विषय में पता है, बहुत सारे लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अक्षज्या और इसको लंबज्या, लंब होने के कारण, लंब मतलब सीधा खड़ा है, ये एक छड़ी के जैसा, एक दंड के जैसा सीधा खड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको लंब मानते हैं। उस लंब के ज्या को लंबज्या कहते हैं। किसी भी चाप का ज्या हो सकता है। लंबांश ज्या का जो चाप है वो लंबज्या है, अक्षांश चाप के ज्या को अक्षज्या कहते हैं। और यह हमेशा त्रिज्या रहे, मतलब 3 राशि के ज्या को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। 3 राशि मतलब 90 अंश, 90 अंश के ज्या को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या मतलब
हमेशा एक स्थिर मान है, जो सूर्य सिद्धांत इत्यादि ग्रंथ में 3438 कला माना जाता है, त्रिज्या का मान। और अक्षज्या लंबज्या अपने स्थान के अनुरूप प्राप्त होता है, जिसका जितना अक्षांश है उसी के अनुसार ज्यात्मक मान होगा, प्राप्त होगा। उसके बाद पलभा का सोच लेते हैं। दूसरा, एक पलभा क्षेत्र बनाएंगे तो क्या होगा ना, हम लोग क्या कहते हैं ना, 21 मार्च को 23 सितंबर को जिस दिन दिन रात्रि बराबर होता है, सायन मेषा दो सायन तुला दो, सायन मेष के आरंभ में, सायन तुला के आरंभ के दिन मध्याह्न काल में एक 12 अंगुल का छड़ी ले जाते हैं, दंड ले जाते हैं। उसका जितना हम लोगों को मध्याह्न काल में क्या प्राप्त होता है ना, छाया प्राप्त होता है। उस किसी भी दंड का क्या प्राप्त होगा, छाया प्राप्त होगा। जितना छाया प्राप्त होगा उसका नाम क्या कहेंगे ना, पलभा कहेंगे। और यह क्या होगी, पलकर्ण होगा। क्योंकि समकोणीय त्रिभुज में, जिसको हम लोग जातीय त्रिभुज कहते हैं, उसका एक बाहु जो होता है वो कर्ण होता है। हमेशा भुज कोटि कर्ण उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अक्षज्या जो है वो भुज है, लंबज्या जो है वो कोटि है, और त्रिज्या जो है वो कर्ण है। इस तरह 12 अंगुल शंकु जो है वो कोटि है, और पलभा क्या हो गया ना, भुज। पलकर्ण क्या हो गया ना, कर्ण। ये दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं, एक त्रैराशिक अनुपात से एक के मान यदि हमारे पास है, हम लोग दूसरे के मान निकाल सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सिद्धांतीय विधि है, सिद्धांत ज्योतिष का ये विधि है, किसी किसी को बोरिंग भी लगता होगा। क्या है कि सब लोग बहुत गणित के अंदर जाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए कष्ट भी हो सकता है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। जब हम लोग ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र में हर पक्ष को हम लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि जिसके पास खगोलीय ज्ञान नहीं है, केवल जन्म कुंडली देख के ही फलादेश जो कर रहा है, कभी भी वो युक्ति में तर्क में हार सकता है, उसका हमेशा विजय होगा ऐसा नहीं है। कुंडली का फलादेश करना जितना आवश्यक है, हर सैद्धांतिक ज्योतिष के, सिद्धांत ज्योतिष के हर पक्ष को, खगोलीय पक्ष को भी जानना इतना उतना ही जरूरी है। इसीलिए इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में कौन सा त्रैराशिक अनुपात करने के द्वारा हमारे दूसरे मान हम लोग पा सकते हैं, उसको देखिए। जैसे 12 अंगुल शंकु जो है वो क्या है ना, एक लंब है जो कोटि हम लोग मानते हैं। यदि लंबज्या में हम लोगों को यदि अक्षज्या प्राप्त हो जाता है, तभी 12 अंगुल शंकु में हम लोगों को क्या प्राप्त होगा ना, पलभा प्राप्त होगा। जैसे इस भुज में, इस कोटि में, यह कोटि जो है वो लंबज्या है, इस कोटि में यह अक्षज्या भुज हम लोगों को प्राप्त होता है, तो इस 12 अंगुल शंकु कोटि में हम लोगों को कौन सा भुज प्राप्त होगा ना, पलभा नामक भुज प्राप्त होगा। यही इसका त्रैराशिक अनुपात है। त्रैराशिक अनुपात उसे कहा जाता है जिन 3 राशियों के ज्ञान से हम चौथे राशि का ज्ञान कर सके। बात को अच्छे तरह दिमाग में बैठा दीजिए। जिन 3 राशियों के ज्ञान से हम चौथे राशि का ज्ञान कर सके, उसको हम लोग त्रैराशिक अनुपात कहते हैं। जैसे लंबज्या से यदि हम लोगों को अक्षज्या प्राप्त होता है, 12 अंगुल शंकु से हम लोगों को क्या प्राप्त होगा ना, पलभा प्राप्त होगा। समझ रहे हैं बात को? तभी यहाँ क्या करना है ना, पूरी जो अक्षांश है उसका मान हम लोगों को प्राप्त है, और लंबांश का मान प्राप्त है। और कल की कक्षा में हम लोग पूरी का अक्षांश कितना था, पूरी का अक्षांश कोई बता सकता है?
19 डिग्री 48 कला। उसका लंबांश कितना हम लोग नोट किए थे? 70 अंश 12 कला। अभी हम लोग साइन मतलब ज्या होता है, साइन मतलब क्या है ना, ज्या है। कोई कुछ पूछने जा रहा है, क्या है प्रश्न? पूरी का अक्षांश जो है वो 19 डिग्री 48 कला है। लंबांश 90 में से अक्षांश को घटाते हैं तो लंबांश हम लोगों को प्राप्त होता है। कल की कक्षा में हम लोग समझे थे, इसीलिए उसको नोट कर दिया हूं। लंबांश कितना है? 70 अंश 12 कला है। और अक्षांश कितना है? 19 डिग्री 48 कला है। और साइन का अर्थ क्या होता है? ज्या होता है। लगभग हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा ये सब पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, इसीलिए उस ज्ञान को यहां भी हम लोग थोड़ा सा लेंगे। क्या है? यदि साइन 70 अंश 12 कला, मतलब लंबांश 70 अंश 12 कला में आपको साइन 19 अंश 48 कला, मतलब 19 अंश 48 कला का ज्यामान यदि प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोग लंबज्या में अक्षज्या, साइन 70 अंश 12 कला लंबज्या लेंगे, मतलब यह लंबज्या का मान है, यह क्या हो जाएगी? अक्षज्या का मान हो जाएगी। और इसको किस में गुणा करेंगे? 12 में गुणा करेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा ना, पलभा का ज्ञान होगा। समझ गए? हम लोगों को गणित को थोड़ा सा जल्दी करने के लिए एक हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है। अपने अपने मोबाइल में आप लोग प्ले स्टोर से, जो लोग तो डाउनलोड पहले से किए हैं वो ठीक है, जिन लोगों के पास नहीं है वो हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर एक प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। मैं पहले से इसमें डाउनलोड करके रखा हूं, इसीलिए उसको निकाल देता हूं। आप एक बार प्ले स्टोर जाएंगे और उसमें सर्च क्या करेंगे ना, हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐसे लिख के सर्च कर लीजिए। आपको इस तरह एक आइकन दिखाई देगा साइंटिफिक कैलकुलेटर करके, जो हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर इंस्टॉल्ड है। ये मेरे इसमें इंस्टॉल है, इसीलिए मैं इसको यूज करता हूं। इसमें एक DMS उसका चिन्ह रहता है। DMS मतलब डिग्री मिनट व सेकेंड, उसी के अर्थ में प्रयोग होता है। ये सब 60 का गणित ही करवाता है, इसीलिए उसमें कोई समस्या नहीं होती है। प्रथमे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए ना, साइन जो अक्षांश का मान है उसको लेना है। आप साइन को दबाइए, ऐसे ही एक ब्रैकेट का प्रारंभ होगा, तो आप 19 डिग्री 19 को लगा के यहाँ DMS का जो चिन्ह है उसको क्लिक कीजिए। 19 डिग्री 48 कला, फिर से वही DMS को क्लिक करेंगे तो वहां कला का चिन्ह होगा। उसके बाहर आप निकाल दें और क्या करें, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, गुणा 12, और भाग दे दीजिए किसमें ना, साइन कितना है ना 70, वही DMS का चिन्ह लगाइए, 70 अंश कितने कला का होगा ना, 12 कला का। तो यहां 4 पॉइंट कुछ मान आया, उसको DMS लगा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 4 19, 4 अंगुल 19 व्यंगुल, यह क्या होगी ना, पूरी का पलभा हो जाएगी। पलभा का मान हम लोगों को अंगुलात्मक मान में, क्योंकि 12 अंगुल शंकु जो लिए हैं वो अंगुलात्मक मान में लेने के कारण
यह जो मान प्राप्त होगा वह अंगुलात्मक मान में ही प्राप्त होगा। ये दिमाग में बैठा दे। इसको 4 अंगुल 19वें अंगुल हम लोग लिख लें, नोट कर लें। ठीक है, जो हम लोग पलभा इधर ज्ञान किए हैं वो कितना हो गया है ना, 4 19। जब हम लोग लग्न साधन करने के लिए सोचते हैं, लग्न साधन करने के लिए क्या हम लोगों को जानना चाहिए ना, पलभा से 12 राशियों की उदयमान ज्ञान करना चाहिए। 12 राशियों की उदयमान कौन से वृत्त में हम लोगों को प्राप्त होता है ना, नाड़ी वृत्त में। क्योंकि बिना राशि उदयमान से हम लोग लग्न साधन नहीं कर सकते हैं। जहां जिस स्थान में हम लोग निवास कर रहे हैं उस स्थान का क्या निकालना चाहिए ना, राशियों की उदयमान हम लोगों को निकालना चाहिए। हम लोग सब लोग विषुवत वृत्त को जानते हैं। जो विषुवत रेखा जो इक्वेटर है उसको एक चक्र में हम लोग देखे हैं। जो नाड़ी वृत्त व विषुवत वृत्त है उस वृत्त को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। उस विषुवत रेखा में, इस विषुवत रेखा में अक्षांश कितना होती है ना, 0 होती है। अक्षांश 0 प्रदेश में, जहां अक्षांश कितना है ना, 0 है, उस अक्षांश प्रदेश 0 प्रदेश में हमारे भारत के नीचे एक लंका नामक क्षेत्र, जो रावण का पुरी, हम लोग रामायण सब लोग जानते हैं। उस रामायण में रावण जहां शासन कर रहा था वह था क्या, लंका। उस लंका में अक्षांश क्या था ना, 0 था। इसीलिए लंका में 0 प्रदेश में 12 राशियों की उदयमान जो है वो स्थिर है। और हमारे जो साक्ष्य देश में, जहां अक्षांश युक्त देश है, साक्ष्य देश में जो हमारा राशियों की उदयमान है वो अलग अलग होगा। इसीलिए लंकोदयमान से ही हम लोग क्या करेंगे, अपने अपने स्थान का 12 राशियों की उदयमान को साधन करेंगे। याद हो गया विषय को। क्या करेंगे ना, 0 प्रदेश जो भारत के नीचे, भारत ऐसे चिंतन कर लीजिए, भारत के नीचे इस 0 प्रदेश में कौन सा देश था ना, लंका था। उस लंका का 12 राशियों की उदयमान क्या होती है, स्थिर होती है। जैसे कि मेष राशि का लंकोदयमान कितना है, किसको याद होगा, 278 पल, पलात्मक रहता है यह मान। क्या रहता है, पलात्मक रहता है, 278 पल। वृष राशि का कितना लंकोदयमान है, 200। मिथुन राशि का लंकोदयमान कितना रहता है, 323। यह जो है वो स्थिर है। क्यों, क्योंकि ये 0 अक्षांश प्रदेश का ही राशियों का उदयमान है। उसको हम लोग इसीलिए लंकोदयमान कहते हैं। क्या कहते हैं ना, लंकोदयमान। याद रखना है। उस लंकोदयमान से ही अपने स्थान का राशियों का उदयमान हम लोगों को निकालना है। उसमें एक श्लोक है, लंकोदया विघटिका गजभानि गुंक दशास्त्री पक्ष दहना क्रमोगोत्क्रमस्था हीनान्विताश्चरदली ही क्रमोगोत्क्रमस्थे। जो हमारे पास पलभा निकला हुआ है उस पलभा से हम लोगों को क्या करना है ना, चरखंड निकालना है। पलभा से चरखंड, और उस चरखंड को लंकोदयमान में संस्कार करने से हम लोगों के पास क्या प्राप्त होता है ना, राशियों की उदयमान प्राप्त होता है। तो फिर होगा, चरखंड कैसे निकालेंगे, चरखंड निकालने की सूत्र क्या है, देखिए। जो पलभा हम लोगों को प्राप्त हुआ है उस पलभा को 3 जगह रखेंगे। पलभा को क्या करेंगे, पलभा 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 3 जगह रखे। पहले किस में गुणा करेंगे, 10 में। दूसरे स्थान में किस में गुणा करेंगे, और तीसरे स्थान में किस में गुणा करेंगे, 10/3। ठीक है,
लगभग याद है, धन्यवाद है आपको। तभी हमारा पलभा कितना था? 4 19। 4 19 को 10 में गुणा किए, 4 19 को 8 में गुणा किए, और 4 19 को 10 में गुणा करके 3 में भाग दिए, तो 3 चरखंड हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना, चरखंड निकाल लेते हैं। वही साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज हम लोग कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा देख लेता हूं यहाँ जो चलिए, ये नहीं हो रहा है, इसी में कर लेता हूं। पहले क्या करना है, इसको क्लियर कर देते हैं। 4 19 को 4 19 को किस में गुणा करेंगे ना, 10 में गुणा करेंगे। 10 में गुणा करेंगे तो कितना माना होगा? 43 10। ठीक है, उसी तरह नोट कर लीजिए, 43 10 हुआ। उसके बाद वही 4 19 को किस में गुणा करेंगे ना, 8 में गुणा करेंगे। 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 में, ओहो 119 हो गया। 4 19 को 34 32। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। 4 19 को 8 में गुणा किए तो 34 32। उसके बाद 10 में गुणा करके किसमें भाग देना है? 10 में गुणा कर लिए और बटे 3, कितना हो गया? 14 23। अंशात्मक मान नहीं होता है, यह पलात्मक मान है, इसलिए इसको पल समझे। यहां भले ही वो डिग्री का चिन्ह दिखा रहा है, आप इसको कितना समझे? 14 पल समझे, 14 पल 23 विपल, उस तरह समझे। तो तीनों का मान याद कर लिए। चलिए, इसमें हम लोग पहले का मान कितना प्राप्त हुआ था? 10 में जब गुणा किए थे 43 10। दूसरे का मान कितना प्राप्त हुआ था 8 में जब गुणा किए थे? हाँ, 32 विपल। और ये कितना प्राप्त हुआ था? 14 23 विपल। चलिए, 32 जो प्राप्त हुआ है उसको आप 35 भी ले सकते हैं। क्यों 35 लेंगे? क्योंकि आधे से अधिक होगा तो उसको एक ग्रहण कर लेंगे। यहाँ जैसे 32 है, यह 32 60 का आधा 30 होता है। 30 से अधिक होने के कारण 34 में एक जोड़ के अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम, उस सूत्र से हम लोग कितना ग्रहण कर सकते हैं? 35 ले सकते हैं। इसको 43 लेंगे और इसको कितना लेंगे? 14 लेंगे। तो इस मान को हम लोग क्या करते हैं, हीनान्विताश्चरदल ही क्रमगत क्रमस्थि, उसमें नियम कहता है पहले 3 स्थान में हीन कर ले, हीन मतलब माइनस कर ले, उसके बाद फिर से 3 स्थान में उसको अन्वित, अन्वित मतलब जोड़ दें, प्लस कर दें। उससे क्या प्राप्त होता है? राशियों की उदयमान प्राप्त। ठीक है, तो पहले हीन कर ले, तीनों स्थान में हीन कर ले, माइनस कर ले। कितना ना, 43। जिसको पता नहीं है वो नोट कर ले, जिनको पता है वो केवल अभ्यास के लिए इसको आवृत्ति करें। 35 और 14।
चलिए इसको माइनस करके बताइए, फिर से उल्टा देना है, जो मिथुन का होगा वही क्या हो जाएगी, कर्क का हो जाएगी, और जो वृष का होगा वो क्या होगा ना, सिंह का होगा, उसको उल्टा देना है। उसके बाद कन्या का। इस प्रकार 6 राशियों की लंकोदयमान हम लोगों को लिख लेना है। कन्या का 278 होगा, कर्क का 323, सिंह का 299 और कन्या का 278, इस प्रकार प्राप्त होगा। तो हीन अन्वित, अन्वित मतलब जोड़ना है, उल्टा से क्या करना है, 14 जोड़ देना है, चरखंड को भी उल्टा कर दें, 35 जोड़ देना है और 43 जोड़ देना है। इसमें भी और भी आगे अंदर जाएंगे तो 10 में क्यों गुणा करते हैं, 8 में क्यों गुणा करते हैं, 10 में क्यों गुणा करके 3 में भाग देते हैं, और अंदर सिद्धांत में जाएंगे तो वो भी उपपत्ति सारा है। बहुत सारे विषय सिद्धांत ज्योतिष में है जिसका जानना बहुत जरूरी हो जाती है, जो सिद्धांत शास्त्र को अध्ययन कर रहे हैं। अधिक से अधिक जितना खगोलीय ज्ञान के ऊपर हम लोग जाएंगे, सभी का कारण ढूंढने लगेंगे, और इस शास्त्र, सिद्धांत ज्योतिष हो, फलित ज्योतिष हो, वास्तु हो, संहिता शास्त्र हो, प्रश्न शास्त्र हो, आप में एक पूरक शास्त्र है। इसका जब अध्ययन कर रहे हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए ना, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, शास्त्र के प्रति उतना रुचि रखना चाहिए जैसे हम लोग समर्पण भाव से भगवान की लिए आग्रह करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं नित्य नैमित्तिक समय में अरिष्ट खंडन करने के लिए, उसी तरह शास्त्र का अध्ययन हम लोगों को करना चाहिए। चलिए 278 से जब 43 को घटाएंगे कितना होगा, कितना प्राप्त होगा, 235, ठीक है ना। और इसमें कितना प्राप्त होगा, ठीक घटा रहा हूं या गलत घटा रहा हूं, बताते चलिए। ठीक है, ठीक हुआ या कुछ गलती हुआ, देखिए। हाँ हाँ, वही सिंह 334 है, सिंह 334 है। तो ये 12 राशि का इस प्रकार हो गया, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या। उसके बाद फिर से तुला, वृश्चिक, सॉरी गलती हो गया, और नीचे से आएंगे, तुला, वृश्चिक, इसको ऐसे एक पार्टीशन कर देते हैं, तुला, वृश्चिक, धनु, ये हो जाएगा मकर, कुंभ, मीन। इस प्रकार 12 राशियों की लंकोदयमान हो जाएगा। जब हम लोग लंकोदयमान हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, सॉरी राशि उदयमान, लंकोदयमान तो 278, 299, 323 था, ये पूरी का 12 राशियों की राशि उदयमान प्राप्त हो जाता है। उससे हम लोग आगे लग्न साधन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास अभी 3 बिंदु प्राप्त हो गया है। एक तो पिछले कक्षा में हम लोग इष्टकाल साधन किए थे, सूर्य स्पष्ट भी हम लोगों को प्राप्त हुआ था, और 12 राशियों की उदयमान प्राप्त हो गया। उसके बाद अयनांश के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान समय में इस वर्ष वार्षिक अयनांश लीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, प्रतिदिन का अयनांश होता है, लेकिन वार्षिक अयनांश जो एक अयनांश की गति एक वर्ष में कुछ विकलात्मक रहती है, और एक दिन में 9 परा 8 विपरा रहती है, बहुत अधिक गति नहीं करती है अयनांश। अयनांश मतलब एक सुन लेना है, अयनांश क्या है, कल की कक्षा में वर्तमान समय में अयनांश कितना है उसका हम लोग मान लेंगे। अयनांश किसको कहा जाता है ना, जैसे कि हम लोग समझे थे नाड़ी और क्रांति वृत्त की संपाद बिंदु को गोल संधि कहते हैं।
उस गोल संधि का जितना चलन होता है, जैसे कोई वृत्त का जब जॉइंट हो, कोई वृत्त का, जैसे ये एक वृत्त और यह एक वृत्त, दो वृत्त का दो स्थान में जॉइंट हो गया, एक राशि वृत्त व भवृत्त जिसको हम लोग क्रांति वृत्त कहते हैं, और एक नाड़ी वृत्त। नाड़ी वृत्त एवं क्रांति वृत्त का जो संपात दो जगह हुआ, एक मेषादि बिंदु और दूसरा क्या होती है, तुलादि बिंदु होती है। उस मेषादि बिंदु तुलादि बिंदु को गोल संधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना, गोल संधि के रूप में हम लोग जानते हैं। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, सृष्टि का आरंभ मतलब कल्पादि में, उस गोल संधि अश्विनी मुख में था, अश्विनी आदि आरंभ बिंदु में था। अश्विनी से लेकर 180 अंश के बाद चित्रा नक्षत्र होती है, और चित्रा नक्षत्र में किस राशि का आरंभ होता है ना, तुला राशि का आरंभ होता है, सबको हम लोगों को पता है। अश्विनी आरंभ में मेष राशि का आरंभ और चित्रा नक्षत्र में तुला राशि का आरंभ। इन दोनों चित्रा एवं अश्विनी, अश्विनी जो हम लोग मेष आदि कहते हैं उसको अश्विनी आदि कहा जाता था। अश्विन्यादि किस समय में ना, सृष्टि आदि बिंदु में, और तुलादि को चित्रा का संधि कहा जाता है। चित्रा का संधि व गोल संधि, इसको अश्विनी आदि संधि कहा जाता है। इस संधि का जब चलन होने लगा कुछ वर्ष के बाद, कल्प आदि के कुछ वर्षों के बाद, जैसे युगों की परिवर्तन हुआ, एक महायुग, सत्य त्रेता द्वापर कली, 4 युग मिलके एक महायुग होती है। उस महायुगों के परिवर्तन के कारण, जैसे सत्ययुग के कुछ कालखंड बीतने के बाद जब यह गोल संधि का भी क्या हुआ, धीरे धीरे चलन होने लगा, अभी ध्रुवीय बिंदु चलन होने के कारण, गोल संधि का चलन मतलब ध्रुवीय बिंदु, ध्रुव जो स्थिर है, उस स्थिर बिंदु का चलन होने से सृष्टि में जो प्रक्रिया चल रही थी ग्रहों की गति के द्वारा, उन गतियों में भी भेद देखने के लिए मिला। उस भेद को उस समय के जो महर्षि हैं उसको आकलन करने के लिए धीरे धीरे दूरवीक्षण यंत्र इत्यादि, वेद यंत्र इत्यादि निर्माण करने लगे। जो यंत्र वेद के द्वारा उनको पता चला इस गोल संधि ध्रुव बिंदु का भी चलन होता है। कोई भी संसार में स्थिर नहीं है, ना सूर्य, ना चंद्र, ना पृथ्वी, ना ध्रुव, कोई भी बिंदु स्थिर नहीं है, ध्रुव बिंदु का भी चलन होता है। इसलिए वो प्रतिपादन किए गोल संधि भी चलन होता है। उस गोल संधि के चलन के कारण अयनांश की उत्पत्ति हुई। तो इसीलिए कहा जाता है सृष्टि आरंभ के गोल संधि से लेके वर्तमान के गोल संधि का जो अंतर है उसको अयनांश कहा जाता है। नोट कर लें विषय को। सृष्टि आरंभ काल के जो गोल संधि है, उस गोल संधि से वर्तमान के गोल संधि का जो दूरी है, जो अंतर है, उसी को ही अयनांश कहा जाता है। उस अयनांश के द्वारा सायन निरण करके दो भेद सृष्टि होती है। एक सायन ग्रह और दूसरा निरण ग्रह के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है। इसीलिए सायन मतलब अयनांश युक्त, निरण मतलब अयनांश रहित। इसी कारण से हम लोग पंचांग में लिखने वाले जो ग्रह स्पष्ट है वह निरण्य है, और जो शंकुछाई से, जैसे अभी हम लोग चर्चा करते हैं, उसी पलभा के द्वारा उस प्रत्येक दिन के मध्य हैं। आवाज नहीं आ रही है? ठीक है। शंकुछाई के द्वारा क्या किया जाता है, सूर्य स्पष्ट हम लोगों को साधन करना पड़ता है, और वो छाई के द्वारा जो सूर्य स्पष्ट हम लोग निकालते हैं वह सूर्य क्या होता है, सायन सूर्य होता है। छाया सूर्य और पंचांग में लिखा हुआ सूर्य, उन दोनों का जो अंतर है उसको भी अयनांश कहा जाता है। तो अयनांश
दो प्रकार की हम लोग अभी समझे हैं। एक गोल संधि का जो चलन है, सृष्टि आरंभ वर्तमान समय में गोल संधि का जो चलन है उसको अयनांश कहा जाता है। और दूसरा क्या हुआ ना, गणित गत पंचांग में लिखा गया सूर्य स्पष्ट और छाया से निकला हुआ सूर्य स्पष्ट, उन दोनों सूर्य स्पष्ट के जो अंतर है उसको भी अयनांश कहा जाता है। चलिए हम लोग लग्न साधन शुरू करेंगे लग्न की सूत्र के। और आज यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, पूछे। आज थोड़ा लेट हो गया, कल भी कुछ हाँ? अक्षांश नहीं, अयनांश। अक्षांश नहीं, अयनांश। गोल संधि का चलन को, गोल संधि जो चलन करती है उस चलन को क्या कहते हैं? अयनांश कहते हैं। गोल संधि चलन ही अयनांश है। और एक क्या हो गया ना, जो शंकु, शंकु से छाया, उस छाया से क्या किया जाता है ना, सूर्य स्पष्ट निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? सूर्य स्पष्ट, स्पष्ट निकाला जाता है। हर दिन की मध्याह्न कालिक शंकु छाया से सूर्य स्पष्ट हम लोग निकाल सकते हैं। वो जो पंचांग हम लोग पकड़े हैं, जो ग्रह स्पष्ट हम लोग देख रहे हैं, वो सही है या गलत है, इसी से ही निकाला जा सकता है। हम अपने स्थान में जहां खड़े हैं उस स्थान में मध्याह्न काल की छाया ले जाएंगे, उस छाया से सूर्य स्पष्ट निकाल लेंगे। जो सूर्य स्पष्ट निकालेंगे वह यदि पंचांग में निकला लिखा हुआ सूर्य स्पष्ट से मेल खा जाएगी तभी वो पंचांग सही है, नहीं तो वो पंचांग गलत है। उस विधि को त्रिप्रश्नाधिकार में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसीलिए छाया से जो सूर्य स्पष्ट प्राप्त हुआ उसको सायन सूर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना, सायन सूर्य कहा जाता है। और पंचांग में जो लिखा गया सूर्य स्पष्ट है, पंचांग के जो सूर्य है वह क्या है ना, निरण सूर्य है। निरयण सूर्य, निरण मतलब जिसमें अयनांश जुड़ा नहीं है वह सूर्य क्या है, निरण सूर्य है। और इन निरण सूर्य सायन सूर्य का जो अंतर है क्या है, निरण सूर्य सायन सूर्य का जो अंतर है वह क्या है, अयनांश है। थोड़ा सा सूर्य सिद्धांत की एक त्रिप्रश्नाधिकार है, उसमें ये सब बताया गया है। हर ग्रंथ की त्रिप्रश्नाधिकार खगोलीय ज्ञान को प्रदान करता है, उसको पढ़ने से थोड़ा सा होगा। चलिए धन्यवाद है, कक्षा को ही विराम देते हैं। और यदि किसी के कोई प्रश्न हो बाद में पूछ ले। हाँ ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। आज थोड़ा, चलिए सबको धन्यवाद। कक्षा